क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और उस वे में हम पढ़ रहे हैं 40 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इन 40 क्वेश्चन में से आज हमारे क्वेश्चन का नंबर है 13वां और इससे पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं जिन्हें आपने अच्छे से याद कर लिया और पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, हम आज 13वें क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारा 13वां क्वेश्चन आज होने वाला है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है ये, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये इंडिया में आया कैसे, इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। तो इंडिया में आई थी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, इंडिया में आई थी नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991, ठीक है, 1991 में। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो इस नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर आए थे, इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं, जब वो ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी या नई आर्थिक नीति लाए थे तो उस नई आर्थिक नीति में क्या था। उस नई आर्थिक नीति में 3 चीजें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, चीज क्या है। अब हम बात करते हैं ये होती क्या चीज है। ग्लोबलाइजेशन इन द सेंस ये है कि ग्लोबलाइजेशन में फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। ग्लोबलाइजेशन में फ्लो होता है। फ्लो किस चीज का? फ्लो होता है 4 चीजों का। आपको पेपर में ये लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इसमें फ्लो होता है। फ्लो यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रवाह होता है। क्या होता है? प्रवाह होता है। अब ये प्रवाह होता किन चीजों का? ये प्रवाह 4 चीज का होता है। किस किस चीज का? सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स, पीपल्स, गुड्स, कैपिटल एंड थॉट्स। ये 4 चीजें एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। इन 4 चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि फ्लो ऑफ पीपल्स, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो लोग, सामान, पूंजी यानी कि पैसा और विचार। अब ये जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसफर होता है, या एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ से फ्लाइट जाती है, वहां से जाती है, यहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज्यादा जाते हैं। उसके बाद बारी आती है सामान की। अब सामान भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है, फ्लो होता रहता है। तीसरे नंबर पे आते हैं कैपिटल या पूंजी, पैसा। अब ये पैसा जो है ये हम कहीं से कहीं तक भेज सकते हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, कहीं से भी इंटरनेट के जरिए या अपने जो फोन पे, गूगल पे या जो भी कंट्री की जैसी सुविधाएं हैं उस हिसाब से हम कहीं भी पैसा भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है थॉट्स की। सबसे ज्यादा रैपिडली अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना तो वो थॉट्स है, विचार है। आज यहाँ बैठी हूँ, मेरे मन में कोई थॉट्स आया, मेरे मन में कोई विचार आया, मैंने उसे इंटरनेट या सोशल मीडिया पे डाला, वो विचार मेरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, पूरी दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया में मेरा विचार सबके पास पहुंच गया, मेरे थॉट्स, मेरे विचार। ठीक है, इस तरह इन 4 चीजों का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का सबसे मेन कारण क्या होता है? आपको क्या लगता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये इतना रैपिडली कैसे फैल रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से ये ग्लोबलाइजेशन इतना जल्दी फैल जाता है, इतना रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह रैपिडली पहुंच जाती है? ऐसी कौन सी चीज है? आपको ये बहुत 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 अच्छे से याद रखना है कि ऐसी कौन सी चीज है। हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। ये तो सबको पता है ना कि मैं भी आप लोगों से इंटरेक्शन कर पा रही हूँ तो किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। और भी हम हजारों चीजें अपने आसपास देखते हैं, हम तक कोई चीज पहुंच रही है, हम किसी चीज को कहीं भेज रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, प्रौद्योगिकी की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन कारण है ना वो है प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रिंटिंग, मुद्रण पॉसिबल हो पाया। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रोचिप, टेलीफोन, टेलीग्राफ या और जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी आपके पास साधन संसाधन है वो सब टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट किए जाते हैं। और उसी के जरिए आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। सबसे बड़ा इंटरनेट, पूरी दुनिया उसी के जरिए सबसे जुड़ी हुई है। तो ये सबसे मेन कारण माना जाता है ग्लोबलाइजेशन के फैलने का, या ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे मेन कारण है वो टेक्नोलॉजी ही माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं।
इसके टाइप्स कितने होते हैं? वैसे तो मैं बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ग्लोबलाइजेशन के प्रकारों के बारे में लिखो, आपकी पहली लाइन यही होनी चाहिए, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक बहुआयामी धारणा है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन हमको कितने पढ़ने हैं? 3 टाइप पढ़ने हैं, क्योंकि हमारी बुक में इसके 3 टाइप दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल इंपैक्ट के बारे में, या राजनीतिक प्रभाव के बारे में। अब राजनीतिक प्रभाव इन द सेंस कि हमारी पॉलिटिक्स पर, हमारी राजनीति पर इस ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा, इस ग्लोबलाइजेशन ने हमारी पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट या प्रभाव डाला उस पर। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को इसने प्रभावित किया। ग्लोबलाइजेशन ने जो प्रभावित किया उसमें हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक तरीके से कैसे और नकारात्मक तरीके से कैसे। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, जैसे कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर जो काम का बर्डन था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि हमारी जो सरकार है अब 2 इंपॉर्टेंट काम करने लगी है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक सिक्योरिटी। पब्लिक वेलफेयर कर रही है, पब्लिक सिक्योरिटी कर रही है, जनता की भलाई वगैरह, ये सब काम हमारी गवर्नमेंट और अच्छे से कर पा रही है। हम जनता की जो पहुंच है वो गवर्नमेंट तक सीधी पहुंच गई है। अब एक क्लिक से, आधार कार्ड से हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारी सरकार के पास पहुंच जाती है। हमारी डायरेक्ट सरकार के साथ जुड़ाव हो गया है, इसी की वजह से तो पॉसिबल हो पाया है, हम डायरेक्ट अपनी सरकार से जुड़ पाए। हमारी सरकार हम पर ध्यान देने लगी, इसे हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट कहते हैं। सरकार इन चीजों पर अटेंशन देने लगी है, पब्लिक वेलफेयर बढ़ गया है। ठीक है, और इसी को हम नेगेटिव वे में भी पढ़ते हैं। अब हमारी किताब में प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी किताब में ना जो पॉइंट नेगेटिव में दिया गया है उसी पॉइंट को बाद में पॉजिटिव कर दिया गया। जैसा मैंने अभी भी आपको कहा कि हमारी सरकार हम पर ज्यादा ध्यान देने लगी है, हमारी सरकार 2 ही मैटर्स पर ध्यान दे रही है, 2 मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर पा रही है। लेकिन हमारी बुक में उसी को नेगेटिव पॉइंट कर दिया बाद में कि सरकार सिर्फ 2 ही मैटर पे इंटरेक्ट कर पा रही है, 2 ही मैटर पे ध्यान दे पा रही है, और किसी चीज से सरकार को कोई मतलब ही नहीं रहा। सरकार जो पब्लिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, इसी पॉइंट को उन्होंने नेगेटिव कर दिया। अब आप चाहो तो इसी पॉइंट को नेगेटिव और इसी पॉइंट को पॉजिटिव दोनों इन द सेंस लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रही है, पब्लिक से ज्यादा जुड़ाव रख रही है, जनता की जो वेलफेयर है, पब्लिक की सिक्योरिटी, पब्लिक की वेलफेयर, जनता की भलाई, सुरक्षा के बारे में सरकार ज्यादा सोच रही है। सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर पा रही है, क्योंकि अब सरकार के पास 2 ही काम बचे ना, बाकी सब काम तो टेक्नोलॉजी करे जा रही है अपने आप। तो सरकार के पास ये 2 काम बचे हैं, इन्हीं को सरकार अच्छे से कर रही है। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो कि सरकार अब 2 ही काम कर रही है, इसके अलावा सरकार किसी और चीज पर अटेंशन दे नहीं पा रही है। इसी पॉइंट को ऐसे समझा दो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा कौन सा है? इकोनॉमिक। दूसरा प्रभाव कौन सा आता है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इफेक्ट, आर्थिक प्रभाव, सबसे मेन प्रभाव, मैं सबसे मेन इफेक्ट मैं इसी को मानती हूँ, क्योंकि हम इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसी को तो ग्लोबलाइजेशन समझते हैं। सबसे पहले इसी पे तो प्रभाव पड़ा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही तो सबसे पहले शुरू हुआ था, विचार तो बाद में, सामान ही पहले आना जाना शुरू हुआ था। ये सदियों पुरानी बात है। जब सबसे पहले बात करें तो वास्को डी गामा ने जब इंडिया को ढूंढा था तब भी अपने साथ कुछ लेकर आया था ना, और जब यहाँ से गया था तब भी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर गया था। तो सबसे पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वही हो गया था। और कितना पीछे जाइए, 1498 की बात है, 1498 तक की बात है। उससे पहले भी हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। व्यापार तो हड़प्पा काल में भी मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो टाइम काल में भी हमें व्यापार मिला है, ट्रेड मिला है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात हम वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना और सबसे जो मेन इफेक्ट है ना वो इकोनॉमिक इफेक्ट है। इसको भी हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, इसके भी 2 तरीके हैं। इसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में पढ़ा जाता है। पॉजिटिव, हमारे जैसे मार्केट में, जो हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, और वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई है हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है अपने सारे एम्प्लॉय अपने साथ लेकर आ रही है जिस कंट्री से आ रही है, नहीं ना, वो अपना सारा एम्प्लॉयज नहीं लेकर आ रही है। एम्प्लॉयज तो उनको यहीं के चाहिए, मजदूर तो यहीं से लेगी ना। तो हमारे यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों की गरीबी दूर हो रही है। आप ये भी पॉइंट बना सकते हो कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट और गरीबी जो है वो दूर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, हाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को, उनकी गरीबी दूर हो रही है। दूसरी, एमएनसीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आ रही है, हमारे मार्केट इनहेंस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट में सामान बढ़ता जा रहा है, लोगों की पहुंच होती जा रही है, सस्ते रेट पर लोगों को सामान मिल रहा है, अपने घर देखकर लोग सामान खरीद पा रहे हैं। ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इसी को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो कि एमएनसीज के आने की वजह से हमारी जो कंपनियां हैं वो बैक स्टेप लेने लगी है, हमारी कंपनियां पीछे हटने लगी है, क्योंकि लोगों को तो सस्ता सामान मिल रहा है, टिकाऊ सामान मिल रहा है, तो हमारी कंपनीज को कौन देखेगा, हमारे मार्केट को कौन देखेगा,
हमारे मार्केट तो पीछे होते जा रहे हैं ना। अब हमारे सामने दो चीजें पड़ी है, जैसे बुक है आपकी, जैसे मैं आपके बुक एग्जांपल लूं, ये किताब है। अब इस किताब का एग्जांपल लें तो ये किताब हमें सस्ते रेट पर कहीं और से मिल रही है, तो हम अपने यहाँ की महंगी किताब क्यों खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदता। हाँ, कोई कहे ना कि हम नेशनलिस्ट हैं, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, जो कह रहे हैं ना जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो भी नहीं खरीदेगा, वो भी सस्ते रेट पे जो मिल रहा है उसी को प्रायोरिटी देगा। हम भी ऐसा ही करते हैं, हमारे वाले सामान को हम पीछे छोड़ देते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारे मार्केट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमें यानी कि बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है। जैसे जैसे एमएनसीज आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है हमारे देश में, एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। इससे हमारे देश में जो वेस्टर्न वो करेंसी है, उनको विदेशी जो पूंजी है, विदेशी जो पैसे हैं वो हमारे देश में जमा होते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, ठीक है। इससे हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, आर्थिक वृद्धि भी होती है। अब चाहो तो आप इन्हीं पॉइंट्स को नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेगेटिव में कैसे? कि जैसे हमारे देश का सामान, हमारे देश की चीजों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और इन एफडीआई और इन चीजों के पीछे हम भागते जा रहे हैं। आर्थिक ग्रोथ कर तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अपने खुद के मार्केट को तो हम बचा ही नहीं रहे। अब इसमें एक वर्ड है, वो है प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। अच्छे से याद करना है, संरक्षणवाद क्या है, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद, इसका मतलब होता है कि अपने खुद के देश के मार्केट को बाकी देशों के जो मार्केट है उससे बचाना। अब कंपनियां आ रही है तो अपनी कंपनी को ग्रोथ करवानी है, उनकी कंपनी के मुकाबले अपनी कंपनी को आगे रखना है, अपने मार्केट को प्रायोरिटी देनी है। अपने मार्केट में जो देसी सामान बन रहा है, जो हैंडमेड सामान बन रहा है, हमारे देश में खुद का जो घरेलू सामान बन रहा है, उस सामान को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदने। ये होता है प्रोटेक्शनिज्म, अपने संरक्षण करना, बचाना, अपने खुद के मार्केट को बाकी मार्केट के मुकाबले बचाना ही संरक्षणवाद कहलाता है, ठीक है। इस तरह हमारा इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो कंप्लीट होता है, आर्थिक प्रभाव खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंपैक्ट के बारे में, जो कि है कल्चरल इंपैक्ट। कल्चरल इंपैक्ट, या आप इसे कह सकते हो सांस्कृतिक प्रभाव। सबसे ज्यादा प्रभावित तो इसी ने किया हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभाव तो हमारे कल्चर, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव तो इन्हीं चीजों पर पड़ रहा है। अब हमारे खान पान रहन सहन की बात कर ले तो हमारा खान पान रहन सहन कभी जो अब हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा नहीं था। ये जो जीन्स पहनी जा रही है, जीन्स इंडियन कल्चर का तो नहीं था, जीन्स वेस्टर्न कल्चर का है। हम 9th या 10th में भी पढ़ चुके हैं कि जीन जो नीली जीन्स है वो हमारे वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है उसको बढ़ावा दे रही है। नीली जीन्स हमने पढ़ी है ना। उसी प्रकार हमारे खान पान, हमारे हर चीज पर वेस्टर्न इंपैक्ट पड़ गया, विदेशी प्रभाव या पश्चिमी प्रभाव पड़ गया। ये हमारा कल्चरल इंपैक्ट है, जिससे हमारे खुद के कल्चर की तो बात ही छोड़ो, हम अपने खुद के कल्चर को भूल गए, हमारा रहन सहन खान पान हम सब भूल चुके हैं, ठीक है। ये हमारे कल्चरल इंपैक्ट है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये तो नेगेटिव में हम इसे ऐसे लिख देंगे कि हमारा खुद का कल्चर हमने पीछे छोड़ दिया है, हम विदेशी कल्चर के अंदर ढल चुके हैं, हमने उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। और इसी को अगर पॉजिटिव कल्चर में देखना, इसी को अगर पॉजिटिव वे में देखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे सामने ऑप्शंस इंक्रीज हो गए हैं, हमारे सामने विकल्पों में वृद्धि हुई है। पहले हमारे सामने चुनने के लिए 4 चीजें थी जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बन रही है, अब 400 आ गई है। अब हमारे सामने 400 के ऑप्शन है, हम उन 400 में से सिलेक्ट कर रहे हैं। एक ही चीज के 6-6, 7-7, 8-8 ऑप्शन हमारे सामने प्रोवाइड किए जाते हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक चीज है जो हमारे देश में बन रही है, वही चीज कहीं और बन रही है, किसी और देश में बन रही है, हमारे सामने दोनों के ऑप्शन है। हम जो चाहे जैसे चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे प्रायोरिटी दें। लेकिन ऑप्शंस तो बढ़ गए ना हमारे सामने, चीजें तो बहुत सारी आ गई ना, तो ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। अब इसमें 2 वर्ड है जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक्चुअली 3 वर्ड है, तो हमें उन तीनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हमारा एक वर्ड आता है, सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है हीट्रोजेनाइजेशन। तो हमारा था हीट्रोजेनाइजेशन, कल्चरल इंपैक्ट में ही है हीट्रोजेनाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक विभिन्नता। अब इसे समझते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है। जैसे एक कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, एक कल्चर इंडियन कल्चर है, दोनों को मिक्स करके कोई तीसरा नया कल्चर क्रिएट करना। 2 संस्कृतियां, 2 कल्चर मिलकर जब एक तीसरा अलग क्रिएट करती है, जो हो सकता है कि जो 2 कल्चर पहले से चल रहे हो उनसे भी ज्यादा हार्ड हो, उनसे भी ज्यादा टफ हो, वो हमें बिल्कुल ही समझ में ना आए, लेकिन कल्चर है, चल रहा है, लोग मान रहे हैं, एक कर रहा है, दूसरा मान रहा है, तीसरा मान रहा है, चल रहा है हमारे देश में, है कल्चर ही। 2 कल्चर आपस में मिलकर एक तीसरा नया कल्चर क्रिएट करते हैं, मतलब 2 संस्कृतियां आपस में मिलकर तीसरी संस्कृति, एक विभिन्न ही संस्कृति बना रही है, एक नया ही अलग ही कल्चर क्रिएट किया जा रहा है, उसे बोलते हैं हीट्रोजेनाइजेशन या सांस्कृतिक विभिन्नता। जब 2 कल्चर आपस में मिक्स होकर एक तीसरा कल्चर क्रिएट करते हैं जो अलग है, जो टफ है, जो मुश्किल है,
उसे हम सांस्कृतिक विभिन्नता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक ट्रेंड आया था, आप लोगों को शायद याद होगा कि वेस्टर्न जीन्स के ऊपर इंडियन देसी जो है वो कुर्ता पहना जाता है, मतलब जो कुर्ते पजामे वाला कुर्ता जो है वो जीन्स के ऊपर पहना जा रहा है। बीच में ट्रेंड आया था, कुछ टाइम चला था। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक विभिन्नता है। हमने अपना कल्चर और उनका कल्चर मिला के, यानी कि नीली जीन्स को और देसी कुर्ते को मिलाकर एक नया कल्चर क्रिएट कर दिए। उसका कोई सेंस हो ना हो, लेकिन कुछ दिन लोगों को अच्छा लगा था, लोगों ने खूब पहना था, खूब चलाया भी था। दूसरा एग्जाम्पल, हम अपने खान पान की बात कर लेते हैं। हम चाइनीज फूड के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब चाइनीज फूड में हम देसी तड़का लगाते हैं, वो भले ही अपने खाने में वो सब सामान डाले ना डाले, पर हमने यहाँ उस सामान में लाकर अपना देसी तड़का, देसी मसाले, प्याज, लहसुन सब डालना शुरू कर दिया। खा हम वैसा चाइनीज फूड रहे हैं, लेकिन तड़का हम इंडियन देसी दे रहे हैं। दोनों मिलाकर इंडो वेस्टर्न अलग ही क्रिएट कर दिया। कपड़ों में इंडो वेस्टर्न आता ही है, इंडियन वेस्टर्न मिला के इंडो वेस्टर्न बना रखा है। ये सांस्कृतिक विभिन्नता है, इसी को हेटेरोजेनाइजेशन कहते हैं। दो कल्चर मिलकर एक तीसरा अलग कल्चर क्रिएट करे, तीसरी अलग संस्कृति बना दे, वो हेटेरोजेनाइजेशन है। दैट्स इट। अगले वर्ड की बात करते हैं, होमोजेनाइजेशन। अगला वर्ड कौन सा है हमारा? होमोजेनाइजेशन। अगला वर्ड हमारा होमोजेनाइजेशन। इसका मतलब होता है सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता, इसका मतलब होता है सांस्कृतिक समरूपता। दो कल्चर आपस में इतना मिक्स हुए कि पता ही नहीं चल रहा है कि कोई तीसरा कल्चर है, या पता ही नहीं चल रहा है कि पहले वाला कल्चर कौन सा था। इतनी ज्यादा समरूप हो गए हैं एक कल्चर दूसरे के। अब हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। अपने जैसे नेपाल का और इंडिया का कल्चर है, सिमिलर सा लगता है। बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और इंडिया का कल्चर काफी हद तक सिमिलर सा लगता है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत पहनावे में डिफरेंस आएगा। हम कोई ज्यादा डिफरेंस हमारे वैसे है नहीं कल्चर में। हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में आप देख लो, कितना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम उल्टा, हम ये है कि हम नेपाली लैंग्वेज की थोड़ी बहुत, हम नेपाली बांग्लादेशी थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझने लगे हैं, थोड़ी बहुत भाषा हम समझते हैं, हम उनका ड्रेसिंग सेंस समझते हैं, खान पान समझने लगे हैं। यानी कि हमारी संस्कृति जो है वो एक संस्कृति, एक कल्चर दूसरे के समरूप होता जा रहा है, एक कल्चर दूसरे के जैसा बनता जा रहा है, एक संस्कृति दूसरे के समान होती जा रही है। दोनों कल्चर एक दूसरे मिक्स से होते जा रहे हैं, सिमिलर से होते जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि ये वेस्टर्न कल्चर की चीज है या इंडियन कल्चर की चीज है, हम अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। उसी को सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं, जब दो कल्चर आपस में इस कदर मिक्स हो जाए कि उन्हें अलग करना इम्पॉसिबल हो जाए, उनसे अलग, उन्हें अलग अलग छांटना मुश्किल हो जाए कि वेस्टर्न कौन सा है, इंडियन कौन सा है, जब पता ही ना चले, उसे कहते हैं होमोजेनाइजेशन या सांस्कृतिक समरूपता। जब दो कल्चर आपस में इस कदर मिक्स हो जाए कि उन्हें अलग करना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, समझ में आया कि होमोजेनाइजेशन किसे कहते हैं। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, एक और वर्ड मैंने कहा था ना, 3 वर्ड है। एक है मैकडोनाल्डिज्म, दूसरा वर्ड क्या है? मैकडोनाल्डिज्म, या आप इसे मैकडोनाल्डीकरण भी कह सकते हो, या आप इसे क्या कह सकते हो? मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्डीकरण। सिंपल भाषा में बात करें तो हर चीज का अमेरिकन हो जाना। सिंपल भाषा में बात करें तो हर चीज का अमेरिकन हो जाना। मैकडोनाल्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मैकडी कहते हैं, वही मैकडोनाल्ड है। ये अमेरिकन ब्रांड है, आप सबको पता है, अमेरिकन फूड ब्रांड है, ये फूड आउटलेट है। ये अमेरिकन फूड आउटलेट का मैकडोनाल्डीकरण। अब एक और बात, ये जो मैकडोनाल्ड है ये इंडिया के हर कोने कोने में पहुंच रहा है। इंडिया क्यों, पूरी दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच रहा है। जब ये दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच रहा है तो हम, इसका मतलब पूरी दुनिया मैकडोनाल्डीकरण होते जा रहा है, पूरी दुनिया का मैकडोनाल्डीकरण होता जा रहा है। पूरी दुनिया मैकडोनाल्डाइजेशन के अंदर घुलती मिलती जा रही है। सब जगह अमेरिकन कल्चर चल रहा है। अमेरिका जो है हर जगह पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। हर कल्चर, हर चीज अमेरिकन कल्चर में इंक्लूड होती जा रही है। इसी को मैकडोनाल्डिज्म या मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। दैट्स इट। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस मैकडोनाल्डीकरण का, या सॉरी, इस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट था, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर। ये तीनों के तीनों प्रभाव हम भारत पर भी जानते हैं। ये तीनों के तीनों प्रभाव भारत पे पड़ रहे हैं। तीनों क्यों, जितने इसके टाइप पे सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, हमको 3 पड़ रहे हैं ना, लेकिन ये तीनों के तीनों प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को कितना अटेंशन दे रही है, ये भी हम जानते हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, हमारे एफडीआई कितना आ रहा है, फॉरेन करेंसी कितनी आ रही है, विदेशी मुद्रा कितनी आ रही है, ये भी हम जानते हैं। कल्चर का एग्जांपल मैंने अभी भी दिया है, इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, दोनों हमने बराबर करके देख लिए हैं। तो तीनों इम्पैक्ट हम पे पड़ रहे हैं, तीनों प्रभाव हम पे पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो इंडिया पर हमारे बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया गया कि हमारा जो नीम है ना, हमारे नीम का पेटेंट मांगा था अमेरिका ने, जिसे हमने देने से मना कर दिया था। नीम का पेटेंट मतलब कि हमारा जो नीम है ना सबसे गुणकारी माना जाता है।
हमारा नीम का पौधा आप समझ रहे हो कि सबसे गुणकारी, एकदम मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल पौधा है वो, औषधीय गुण बहुत ज्यादा अच्छे हैं उसके अंदर। उस नीम का पेटेंट मांगा था, हमने मना कर दिया। सोचो अगर हम वो पेटेंट जारी कर देते, मतलब हम अमेरिका को कह देते कि 20 साल तक आप इस नीम का पेटेंट रख लो, तो वो हमारे देश के नीम से हमारी दवाइयां बनाते और उन्हीं दवाइयों को हम ही को लाकर महंगे रेट में बेच देते, क्या फायदा। तो हमने मना कर दिया। दूसरा, बहुत सारे हमारे जैसे कॉलेजेस के अंदर कपड़े वगैरह पहने जा रहे हैं। कॉलेजेस के अंदर वैसे कोई फिक्स ड्रेस कोड नहीं होता है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, लेकिन कॉलेज की मर्यादा भी तो होती है कि हमें वहां पर कैसा कपड़े, कैसे किस तरह कपड़े पहनकर जाने चाहिए, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत से कॉलेजेस के अंदर इन सब रूल रेगुलेशन को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंडिया के कॉलेज का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इंडिया के कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। वेस्टर्न जो है वो फंक्शंस मनाए जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसे त्योहार मनाए जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे वेस्टर्न इम्पैक्ट है, ये सारे के सारे विदेशी प्रभाव है हमारे कल्चर पर। ठीक है, ये हमारी बुक में दिए गए, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन को अपोज कैसे किया जा रहा है। अब आपको भी मैडम इसके तो अच्छे प्रभाव भी हैं, तो हम इसको अपोज क्यों करेंगे? इसको अपोज करने के लिए पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक स्टेज बनाया गया, एक मंच बनाया गया है, एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर जो लोग ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, वो वहां आकर विरोध कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है। आपको याद करना है वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, इसे हिंदी और इंग्लिश में ऐसे याद करना है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म। ये जो वर्ल्ड सोशल फॉर्म है ना, ये बनाया गया है, ये एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा मंच है जहां पर ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया जाता है। लेकिन कौन से ग्लोबलाइजेशन को? क्योंकि इसके तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, तो हम इसको अपोज क्यों करेंगे? तो आपको याद रखना है, इस वर्ल्ड सोशल फॉर्म में नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया जा रहा है। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, कौन सा ग्लोबलाइजेशन है? नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन या नव उदारवादी, नव उदारवादी, नव उदारवादी वैश्वीकरण। अब आप कहोगे मैडम ये क्या चीज है? नव उदारवादी वैश्वीकरण एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन है जो इस ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा सा अलग है, निकला इसी से है, बना इसी से है, टाइप इसी का है, लेकिन इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं ना, वो किसी कल्चर को बिल्कुल खराब कर देते हैं, बिल्कुल ही खराब कर देते हैं। अब हम बात करें वेस्टर्न कपड़े जो है, वो कॉलेज के अंदर अगर हम ऐसे कपड़े पहने जिससे अंग प्रदर्शन हो रहा है, तो वो कॉलेज की मर्यादा छीनी जा रही है भाई, उससे कॉलेज की मर्यादा का हनन हो रहा है। कॉलेज में वैसे कपड़े नहीं पहने जा सकते, स्कूलों में तो चलो ड्रेस कोड है, कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पर अगर हम ऐसे कपड़े पहने जो कॉलेज की मर्यादा के नहीं है, तो वो ये तो बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कल्चर पर। हम वहां क्या पढ़ाई कर लेंगे, हम वहां क्या सीख लेंगे? अगर हम यही सब देखने जा रहे हैं, तो अगर हमें यही देखना है तो हम वहां कुछ नहीं सीख सकते। तो ये नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन जो किसी कल्चर में मिक्स नहीं होता है, जो किसी कल्चर के जैसा नहीं होता है, ना कोई तीसरी कल्चर क्रिएट कर रहा है, बस वो एक कल्चर को खराब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, एक संस्कृति को, एक पुराने टाइम की संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। हम उसे नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, नव उदारवादी वैश्वीकरण। ये पुराना है, ये अब चल रहा है, ये वर्तमान की बात है, अब चल रहा है। अब ये अगर किसी कल्चर को बिल्कुल ही खराब कर दे लोग, अब एक इसका एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज। हमारे इंडिया का ट्रेडिशन था कि नहीं कि हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, काका ताऊ चाचा सब हमारे परिवार में साथ में रह रहे हैं। अब मिलता है ऐसा ट्रेडिशन गाँव में, फिर भी इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को बचा के रखा है। शहरों में तो मुझे रेयर, कोई शायद ही नहीं मिलता, कोई शायद एग्जाम्पल, कोई एक आध रेयर एग्जाम्पल मिलता होगा। ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ उम्र, एक उम्र के बाद छोड़ देते हैं आजाद, कि तुम आजाद रहो। लेकिन हमारे यहाँ तो बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे तक पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे सही राह पर है कि नहीं है, और ये चीज सही भी है कहीं ना कहीं। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, बूढ़े हो गए तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हमारे खुद के बच्चे हो गए तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। हम कैसे कह दें? नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव जो पड़ रहा है हम पर, हम नहीं उनको ऐसा नहीं कह सकते ना। अब इसी चीज का विरोध करने के लिए क्या बनाया गया? नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम बनाई गई। इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इसमें फीमेल एक्टिविस्ट हैं, इसमें लेबर है, फीमेल्स है, यूथ इसमें शामिल है, युवा वर्ग इसमें शामिल है। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ फैक्ट याद करने हैं, याद क्या करने हैं? रटने ही है, याद नहीं करने, रट्टे ही मार लेना आप तो। इस वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, इस वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग कब हुई थी? 2001 ब्राजील, ब्राजील के पोर्टो अल्गेरो में। कहां पर?
पोर्टो अल्गेरो में, रट्टे मार लेना इस चीज के, पूछी गई है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरो में हुई थी। कहां हुई थी? ब्राजील के पोर्टो अल्गेरो में हुई थी। उसके बाद बात करें इसकी जो फोर्थ मीटिंग थी, मैं सीधी फोर्थ मीटिंग पढ़ा रही हूं आपको, कारण ये दुनिया में पहली मीटिंग है, ये पूरी दुनिया में पहली मीटिंग है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इंडिया की पहली मीटिंग है। मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में 2004 में, 2004 में, मुंबई में 2004 के अंदर हुई थी। ये मुंबई के 2004 में थी। दो ही याद रखना, हालांकि आपकी किताबों में आपको तीसरी इसके बाद वाली करंट वाली मिल जाएगी, लेकिन वो अलग अलग है, तो वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अलग अलग क्यों है? क्योंकि कई बच्चे अभी पुरानी बुक्स का यूज कर रहे हैं जिसमें पुरानी डेट्स हैं। कई बच्चों, अब जैसे सिलेबस चेंज हुआ या सिलेबस में कुछ चीजें काटी गई थी ना, तो सिलेबस नया आया था, उस हिसाब से वो चीजें उसमें नई ऐड हो गई है, नई आ गई है, ठीक है। तो अब सबकी किताबों में अलग अलग है, तो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिलहाल इन दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। ये मीटिंग्स आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहां पर जाकर हमारा वैश्वीकरण चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो आपके पढ़ने लायक था, सब मैंने आपको समझा दिया है। मैं चाहती हूँ एक बार आप बुक से जरूर इस चैप्टर को देख लें, और नहीं भी देखना चाहते हैं तो जो बातें मैंने समझाई है एटलीस्ट उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, इंडिजीनियस या मूलवासी क्या होते हैं। अब ये जो हमारा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सेकंड, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है उसका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट वाला, उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंडिजीनियस। हालांकि उस चैप्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें, लेकिन इस एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पूछा जा सकता है इंडिजीनियस की डेफिनेशन पूछी जाती है, इंडिजीनियस कहाँ रहते हैं, इंडिया में उन्हें क्या कहते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ पीपल क्या है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर जरूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिजीनियस के बारे में, मूलवासियों के बारे में। ये मूलवासी क्या होता है, इसकी वैसे ना कोई डेफिनेशन नहीं थी। फिर क्या हुआ 1982 में, कब? 1982 में, 1982 में यूएनओ ने इसकी डेफिनेशन दी। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी डेफिनेशन दी, और डेफिनेशन देकर ये बताया कि ये जो लोग हैं ये एक ऐसी जाति के वंशज होते हैं, या एक ऐसे वंशज हैं जो किसी स्थान पर लंबे टाइम से रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से किसी जगह पे रह रहे हैं, फिर अचानक उन लोगों के पास किसी दुनिया में दूसरी जगह से कोई लोग आते हैं और उन लोगों पर कब्जा करके उन्हें अपने अधीन बना लेते हैं, उनके कल्चर को अपने अंडर कर लेते हैं, उन्हें अपने गुलाम बना लेते हैं। जैसे इंडियंस को इंडियंस को जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने गुलाम बनाया था ना, हमारे कल्चर पे कब्जा कर लिया। हम यहाँ इंडियन जो है वंशज है, सरदार काफी लंबे टाइम से रह रहे थे, फिर अचानक बाहर से विदेशों से कोई आता है, जैसे अंग्रेज आए थे और आकर हमारे कल्चर पर कब्जा कर लिया, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हर चीज बदल दी, हमारे कल्चर पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया, तो हम उस जगह के मूलवासी बन जाते हैं। इंडियंस जो थे वो मूलवासी बन गए थे अंग्रेजों के आने के बाद। समझ में आया कि इंडिजीनियस क्या होते हैं? ये ऐसे वंशज होते हैं जो किसी जगह पर लंबे टाइम से रह रहे हैं, लॉन्ग टाइम से वही रह रहे हैं, फिर अचानक बाहर से कोई फॉरेन कम्युनिटी आती है, कोई विदेशी जाति आती है और जो पुराने टाइम से रह रहे हैं उन पर कब्जा कर लेती है, उन्हें ऑक्यूपाई कर लेती है, उनके कल्चर को ओवर पावर कर लेती है, उनकी संस्कृति पर प्रभाव डालती है, उनके बोलचाल, भाषा, रहन सहन, सब चीजों को अपने अंडर कब्जे में कर लेती है, बस अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। उन्हें हम मूलवासी कहते हैं। तो जो पुराने लोग थे ना वो मूलवासी बन जाते हैं, अपनी जमीन के मूलवासी बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो थी, इससे इन लोगों को, ये इन्हें कोई वैसे समझता कुछ नहीं था, तो इन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, इनके राइट्स के लिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बनाया गया। क्या बनाया गया? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। हमारी बुक में एज इट इज नाम दिया गया, आपको हिंदी मीडियम को भी इसे इसी प्रकार याद रखना है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। कब बनाएगी? 1975 में। इंडिया में इन्हें किस नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में इन्हें आदिवासी कहा जाता है या फिर इन्हें ट्राइब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया में इन्हें आदिवासी या ट्राइब्स कहते हैं। इंडिया में हम इन्हें क्या कहते हैं? आदिवासी या ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। अब नीचे मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, ये इतनी जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक बार पूछा है, ये पूछ लिया था एक बार कि चिली के मापुशे में कितने लाख लोग रहते हैं, या चिली के मापुशे में कितने इंडिजीनियस रह रहे हैं। तो जब एक बार पूछ सकते हैं तो इस बार पूछने में क्या बुराई है? क्यों नहीं पूछ सकते? तो हम एक बार इन पर नजर मार लेते हैं कि कितने थे। सबसे पहले तो ये टोटल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये टोटल 30 करोड़ लोग हैं। अब धरती पर वर्तमान में जो हमारी बुक के डेटा के हिसाब से ये धरती पर 30 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 30 करोड़ लोग हैं, जिनमें से चिली के मापुशे में रह रहे हैं 10 लाख, चिली के मापुशे में रह रहे हैं 10 लाख, फिलीपींस के कॉर्डिलेरा में रह रहे हैं 20 लाख,
फिलीपींस के कॉर्डिलेरा में रह रहे हैं 20 लाख। पनामा नहर के पास एक रह रहे हैं कुना नाम की ट्राइब का नाम क्या है? कुना। पनामा नहर के पास कुना नाम की ट्राइब रह रही है, तकरीबन 50,000 लोग रह रहे हैं। कितने? तकरीबन 50,000 लोग। अब ये तो इंडिया के आसपास पड़ोस की बात है, तो याद रखनी ही पड़ेगी। बांग्लादेश के चटगांव में, कहां पर? चटगांव में। ये चटगांव नाम पहले भी आया है, इसी बुक का पहले भी नाम आया, बाद में बात करेंगे क्या था। बांग्लादेश के चटगांव में 6 लाख लोग रह रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3,50,000 इंडिजीनियस रह रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3,50,000 इंडिजीनियस रह रहे हैं। इतना ही पढ़ना है। इनके राइट्स की डिमांड करने के लिए, इनके अधिकारों की मांग करने के लिए, ये भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयंसेवी संगठन जो है वो भी इनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल 1975 में बनाकर तैयार कर दी थी। आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं और आज की क्लास में हम 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल से वापस हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। जो मुझे पता है आपसे देखी नहीं जाने वाली है, ठीक है? क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है, तो हम चाह रहे हैं थोड़े में हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। तो उस हिसाब से आज हम 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, याद करने की कोशिश करें, एटलीस्ट फैक्ट को तो अच्छे से याद करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।